हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे बैचलर ऑफ पावरगैस टाइगर की कहानी, जो कि कॉर्बेट का सबसे बड़ा शिकार था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे शीतकालीन घर से 3 मील दूर और जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान है, जो लगभग 400 गज लंबा और आधा उतना चौड़ा है, जहाँ हरी घास उगी हुई है और बड़े पेड़ जो उनमें बांस के लताओं से लिपटे हुए हैं। यह वही मैदान है जो अपनी सुंदरता में अद्वितीय है, जहाँ मैंने पहली बार उस बाग को देखा था, जिसे पूरे संयुक्त प्रांतों में पावलगढ़ का बैचलर के नाम से जाना जाता था। यह बाग 1920 से 1930 तक प्रांत का सबसे प्रतिष्ठित बड़ा खेल ट्रॉफी था। एक सर्दी की सुबह सूरज जब उग रहा था, तो मैंने मैदान को देख रहे ऊंचे स्थल से झांकते हुए उस बाग को देखा। मैदान के दूसरी ओर 1 दर्जन से अधिक लाल जंगल मुर्गे सूखे पत्तों में खुरच रहे थे, जो एक साफ सुथरे स्ट्रीम के किनारे थे, और नीरव हरी घास पर जो ओस से चमक रही थी, 50 या उससे अधिक चीतल वहां चर रहे थे। एक वृक्ष की टहनी पर बैठकर और धूम्रपान करते हुए मैंने इस दृश्य को कुछ देर से देख रहा था। मेरे पास आकर मादा चीतल ने अपना सर उठाया और मेरी दिशा की ओर मुड़ी और आवाज दी। एक क्षण के बाद बैचलर घनी झाड़ियों से बाहर निकला और खुले में आया। वह एक लंबे मिनट तक सिर ऊंचा किए हुए खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे कदमों से मैदान को पार करना शुरू कर दिया। अपनी गहरी सर्दियों की कोट में जिस पर उगते सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वह एक शानदार दृश्य था। दाएं और बाएं सर घुमाते हुए वह उस चौड़ी पगडंडी पर चल रहा था, जिसे चीतल ने उसके लिए बनाया था। जब वह नदी के पास पहुंचा, तो उसने पानी पीने के बाद एक लंबी छलांग लगाई, और जैसे ही वह घने पेड़ों के जंगलों में घुसा, उसने 3 बार अपने सम्मान को स्वीकार करते हुए आवाज दी, क्योंकि जब से वह मैदान में घुसा था, तब से हर चीतल ने आवाज दी थी, हर जंगल के मुर्गे ने बड़बड़ाया था, और पेड़ों पर बैठे बंदरों के झुंड ने चहचहाया था। बैचलर उस सुबह बहुत दूर था, क्योंकि उसका घर एक दर्रे में 6 मील दूर था। वह उस क्षेत्र में रहता था जहां अधिकांश बाघों को हाथी की मदद से मारा जाता था, और उसने अपना घर बहुत समझदारी से चुना था। यह दर्रा, जो पहाड़ियों की तलहटी में स्थित था, आधे मील लंबा था, और दोनों तरफ की पहाड़ियां 1000 फीट ऊंची थीं। दर्रे के ऊपरी छोर पर एक झरना था, जो करीब 20 फीट ऊंचा था, और निचले छोर पर, जहां पानी ने लाल मिट्टी को काट दिया था, वह केवल 4 फीट चौड़ा था। इसलिए कोई भी शिकार करने वाला जो बैचलर के घर में शिकार करने की सोचता, उसे अनिवार्य रूप से पैदल ही आना पड़ता। यही सुरक्षित आश्चर्य और सरकार के रात्रि शिकार पर प्रतिबंध के नियमों ने बैचलर को
अपनी कीमती खाल को बचाए रखने में मदद की। कई प्रयासों के बावजूद, जिनमें भैंस के बैट का उपयोग किया जाता था, बैचलर पर कभी गोली नहीं चलाई गई। हालांकि मेरी जानकारी में 2 मौकों पर वह मौत से बाल-बाल बचा था। पहले मौके पर एक शानदार बीट के बाद जिस रस्सी से मचान लटकता था, उसने फ्रेंड एडमसन की राइफल के मूवमेंट में रुकावट डाली। ठीक उसी क्षण और दूसरे मौके पर बैचलर मचान पर तब आ पहुंचा था जब बीट शुरू भी नहीं हुई थी और ह्यूइज एड्डी ने अपने पाइप को भर रहा था। इन दोनों ही मौके पर उसे केवल कुछ फीट की दूरी से देखा गया था और जबकि एंडरसन ने उसे शेटलैंड पानी के जितना बड़ा बताया था, एंडी ने कहा कि वह गधे जितना बड़ा था। इन और अन्य असफल प्रयासों के बाद मैंने उस सर्दी में हमारे कमिश्नर विंडहम को, जो भारत में बाघों के बारे में किसी भी आदमी से अधिक जानते हैं, बैचलर के घर के पास स्थित एक आग की पगडंडी पर ले जाया गया ताकि मैं उन्हें उस 10 दिन की सुबह पगमार्क को दिखा सकूं जो मैंने वहां पाई थी। विडहम के साथ उनके 2 सबसे अनुभवी शिकारी थे और जब तीनों ने पगमार्क को सावधानी से मापने और जांचने के बाद कहा कि उनके अनुसार बाघ का आकार 10 फीट था, तो एक शिकारी ने कहा कि वह 10 फीट 5 इंच था और दूसरे ने कहा कि वह 10 फीट इंच या उससे कुछ ज्यादा था। तीनों ने सहमति व्यक्त की कि उन्होंने कभी भी बड़े बाघ के पगमार्क नहीं देखे थे। 1930 में वन विभाग ने बैचलर के घर के आसपास व्यापक वृक्षों की कटाई शुरू की और इस शोरगुल से नाराज होकर उसने अपना ठिकाना बदल दिया। यह जानकारी मुझे 2 शिकारियों से मिली जिन्होंने बाघ का शिकार करने के उद्देश्य से शिकार पास लिया था। शिकार पास हर महीने के 15 दिन के लिए ही जारी किए जाते हैं और उस सर्दी में एक के बाद एक शिकार दल बैचलर से संपर्क बनाने में विफल रहे। सर्दी के अंत तक एक पुराने डाकिया जो हर सुबह और शाम हमारे द्वार से गुजरते हुए जंगल में स्थित एक पहाड़ी गांव तक 7 मील दौड़ते थे, एक शाम हमारे पास आए और रिपोर्ट किया कि उस सुबह वह जिस रास्ते पर जा रहे थे, उन्होंने बाघ के सबसे बड़े पगमार्क देखे थे, जिन्हें उन्होंने अपनी 30 साल की सेवा में देखा था। उन्होंने बताया कि बाघ पश्चिम से आया था और 200 गज तक रास्ते पर चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ गया और एक बादाम के पेड़ के पास से एक रास्ते पर चला गया। यह पेड़ हमारे घर से लगभग 2 मील दूर था और एक प्रसिद्ध स्थलचिन्ह था। बाघ ने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया वह बहुत घने थे और आधी मील तक जाते थे, फिर एक चौड़ी जलधारा को पार करता था और फिर एक बैल मार्ग से जुड़ता है जो पहाड़ियों के नीचे के किनारे से होकर जाता है और एक गहरी और घने जंगल वाली घाटी में प्रवेश करता है। यह बाघों का पसंदीदा स्थान था। टीमें प्रवेश करते थे
क्योंकि इस बिंदु पर घाटी में प्रवेश या बाहर जाने वाले सभी जानवरों के निशान पाए जाते थे। जैसे ही हम चले, रॉबिन ने समझ लिया कि हमें एक खास काम करना है और उसने उन जंगल मुर्गों और दो सांभरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिन्होंने हमें बहुत करीब से देखा और हमें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। जहां मवेशी ट्रैक घाटी में प्रवेश करते थे, वहां की जमीन कठोर और पथरीली थी और जैसे ही हम वहां पहुंचे, रॉबिन ने अपना सर नीचे किया और बड़ी सावधानी से पत्थरों की गंध ली। जब मैंने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया, तो वह मुड़ा और ट्रैक पर आगे बढ़ने लगा, हमेशा मुझसे एक कदम आगे। मुझे उसके व्यवहार से यह समझ में आ गया कि वह बाघ की गंध पर है और यह गंध ताज़ा है। 100 मीटर आगे, जहाँ ट्रैक समतल हो जाता है और पहाड़ी के तल से गुजरता है, जमीन नरम थी। यहाँ मैंने बाघ के पंजे के निशान देखे और एक नज़र में यह समझ लिया कि हम बैचलर के पीछे हैं और वह हमसे केवल 1 या 2 मिनट आगे होगा। नरम जमीन के बाद ट्रैक 300 मीटर पत्थरों से होकर गुजरता है, फिर एक खुली मैदान की ओर जाता है। अगर बाघ ने ट्रैक पर चलना जारी रखा, तो हमें शायद वह खुले मैदान में दिखाई देगा। हम 50 मीटर और आगे बढ़े थे जब रॉबिन रुक गया और घास के एक तिनके को अपनी नाक से सूंघने के बाद बाईं ओर मुड़ते हुए घास में घुस गया। घास के दूसरी ओर भागरी की झाड़ी का एक हिस्सा था जो लगभग 40 गज चौड़ा था और यह पौधा घने झुंडों में उगता है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होती है और इसके पत्ते फैलते हैं और फूलों का गुच्छा होता है। यह बाग सांबर और सुअर को बहुत पसंद आता है क्योंकि यह उन्हें छांव प्रदान करता है। जब रॉबिन भागरी की झाड़ियों के पास पहुंचा, तो वह रुक गया और मेरे पास आ गया, जिससे यह संकेत मिला कि वह सामने झाड़ियों को देख नहीं सकता था और उसे उठाए जाने की ज़रूरत थी। मैंने उसे उठाया, उसके पिछले पैर को अपनी बाईं जेब में डाला और जब उसने अपने सामने के पंजों को मेरी बाईं बांह में लटका लिया, तो वह सुरक्षित था और मेरे पास दोनों हाथों से राइफल को पकड़े रखने की स्वतंत्रता थी। ऐसे समय में रॉबिन हमेशा गंभीर रहता था और चाहे जो कुछ भी हो या उसने देखा या हमारा शिकार पहले या बाद में कैसे भी व्यवहार करे, वह कभी भी नहीं हिलता था और न ही मेरी गोली को खराब करता या मेरी दृष्टि को बाधित करता। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। जब हम उन झाड़ियों के बीच आधे रास्ते तक पहुंचे, तो मैंने देखा कि सामने की झाड़ियां हिल रही थीं। जब तक बाघ झाड़ियों से बाहर नहीं निकल गया, तब तक मैंने इंतजार किया। जब मैं आगे बढ़ा, तो मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। जब मैंने रॉबिन को नीचे रखा, तो वह बाईं ओर मुड़ा और उसने संकेत दिया कि बाघ पास की एक गहरी और संकरी घाटी में चला गया है। यह घाटी एक अकेली पहाड़ी के तल तक जाती थी, जहां गुफाएं थीं, जो बाघों द्वारा पसंद की जाती थीं। और मैं पास से बाघ से निपटने के लिए तैयार नहीं था और इसके अलावा नाश्ते का समय हो गया था।
तो मैंने और रॉबिन ने घर की ओर वापसी की। नाश्ते के बाद मैं अकेला वापस गया, भारी 450 राइफल के साथ। और जैसे ही मैं उस पहाड़ी के पास पहुंचा, जिसे पुराने समय में स्थानीय निवासियों ने गोरखा आक्रमणकारियों के खिलाफ एक संगठित बिंदु के रूप से में इस्तेमाल किया था, मुझे एक बड़े भैंस के घंटे की आवाज़ और एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें पहाड़ी के ऊपर से आ रही थीं, जो समतल थीं और लगभग आधे एकड़ में फैली हुई थीं। इसलिए मैंने चढ़ाई की और देखा कि एक आदमी एक पेड़ पर खड़ा था, अपनी कुल्हाड़ी के तीर से एक मरी हुई शाखा को मार रहा था और चिल्ला रहा था, जबकि पेड़ के नीचे कुछ भैंसें इकट्ठी थीं। जब उसने मुझे देखा, तो आदमी चिल्लाया और कहा कि मैं ठीक समय पर यहाँ पहुँचा, ताकि उसे और उसकी भैंसों को एक शैतान बाघ से बचा सकूं, जो ऊँट के आकार का था और कई घंटे से उन्हें धमका रहा था। उसकी कहानी से मैंने यह समझा कि वह उस पहाड़ी पर तब आया था जब रॉबिन और मैं घर के लिए रवाना हो चुके थे। और जैसे ही वह अपनी भैंसों के लिए बांस की पत्तियां काटने लगा, उसने देखा कि एक बाघ उसकी ओर आ रहा था। उसने बाघ को भगाने के लिए शोर मचाया, जैसा कि वह पहले अन्य बाघों के साथ कर चुका था। लेकिन इस बार बाघ भागने के बजाय गरजने लगा। वह डर के मारे भागा और उसकी भैंसें उसका पीछा करते हुए उसके साथ दौड़ी। और फिर वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। बाघ, जो उसकी आवाज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था, अब पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जबकि भैंसें बाघ की ओर अपना सिर कर रही थीं। शायद बाघ ने मेरी आवाज़ सुनी थी, क्योंकि वह मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से चला गया था। वो आदमी मेरा एक पुराना मित्र था, जो अपने गांव के प्रधान से झगड़े से पहले इन जंगलों में काफी शिकार करता था। प्रधान की बंदूक से अब वह मुझसे विनती करने लगा कि मैं उसे और उसकी भैंसों को जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दूं। मैंने उसे रास्ता दिखाने के लिए कहा और मैं पीछे पीछे चलने लगा कि कोई पीछे ना रह जाए। पहले भैंसें अपने निकट समूह को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ा समझाने के बाद हमने उन्हें चलने के लिए राजी किया। और जब हम उस खुले मैदान के आधे रास्ते तक पहुंचे, जिसे मैंने पहले उल्लेख किया था, तो बाघ ने हमारी दाहिनी ओर जंगल में दहाड़ मारी। आदमी तेजी से दौड़ा और मैंने भैंसों को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हमारे बीच बहुत घना जंगल था और 1 मील की दूरी पर एक विस्तृत जलमार्ग था, जिसके बाद मेरे दोस्त का गांव और उसकी भैंसों की सुरक्षा थी। मुझे जानवरों की तस्वीरें लेने के लिए ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, बजाय उन्हें मारने के। और जब मैंने अपने दोस्त से विदा ली, तो उसने मुझसे कहा कि इस बार फोटो लेने को छोड़कर बाघ को मार दूं, जिसे वह कह रहा था कि इतना बड़ा है कि एक दिन में एक भैंस खा जाए और उसे 25 दिनों में बर्बाद कर दे। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अपने कदम वापस उस खुले मैदान की ओर बढ़ाए, ताकि मुझे एक ऐसा अनुभव मिले जिसका हर एक विवरण मेरे दिमाग में गहरे तक अंकित हो गया है। मैदान तक पहुंचने पर मैंने बाघ के स्थान का पता लगाने या जंगल के जानवरों से उसकी स्थिति जानने के लिए बैठकर इंतजार किया। उस समय लगभग 3 बजे थे और
क्योंकि सूरज गर्म और आरामदायक था। मैंने अपने घुटनों पर सिर रखकर थोड़ी देर के लिए झपकी ली। कुछ मिनटों बाद मुझे बाघ की दहाड़ ने जगा दिया और फिर उसने थोड़े थोड़े समय बाद फिर से दहाड़ना शुरू किया। मैदान और पहाड़ियों के बीच एक बेल्ट है जो लगभग आधे मील चौड़ी है और यहाँ का झाड़ीदार जंगल 100 मील तक फैला हुआ है। मैंने बाघ को उस झाड़ी के दूसरे किनारे पर पहाड़ियों पर मुझसे 3/4 मील की दूरी पर पाया और जिस तरह से वह आवाज़ कर रहा था यह स्पष्ट था कि वह साथी की तलाश में था। मैदान के बाएं ऊपरी कोने से और जहां मैं बैठा था एक पुरानी गाड़ी की सड़क थी जिसका इस्तेमाल कुछ साल पहले लकड़ी निकालने के लिए किया गया था और यह सड़क बाघ की आवाज़ के दिशा में सीधे जाती थी। यह मार्ग मुझे बाघ की दिशा में ले जाता, लेकिन पहाड़ियों में ऊंची घास थी और अगर रॉबिन मेरे साथ नहीं होता तो मुझे उसे देखने का बहुत कम मौका मिलता। इसलिए मैंने यह तय किया कि मैं बाघ को ढूंढने की बजाय उसे मुझे ढूंढने दूंगा। मैं बहुत दूर था ताकि वह मुझे सुन सके, इसलिए मैंने गाड़ी की सड़क पर कुछ 100 गज दौड़ते हुए अपनी राइफल रखी और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और 3 बार आवाज़ दी। मुझे तुरंत बाघ की आवाज़ का जवाब मिला। पेड़ से उतरने के बाद मैंने वापस दौड़ते हुए आवाज़ें दी और मैदान में आकर बैठ गया, लेकिन वहाँ बैठने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला जहाँ मैं बाघ का इंतज़ार कर सकूं। कुछ करना ज़रूरी था और जल्दी करना था क्योंकि बाघ तेज़ी से वापस आ रहा था। तो मैंने एक छोटी सी खूह को छोड़ दिया जो गंदे काले पानी से भरी हुई थी और मैदान में खुले में ट्रैक के प्रवेश से 20 गज दूर लेट गया। इस स्थान से मुझे ट्रैक पर 50 गज तक साफ दिख रहा था, जहाँ एक झाड़ी रास्ते पर झुकी हुई थी और मेरे आगे की दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। अगर बाघ ट्रैक से नीचे आता, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तो मैंने तय किया कि जैसे ही वह अवरोध को पार करेगा, मैं उस पर गोली चला दूंगा। राइफल खोलकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह लोडेड है, मैंने सेफ्टी कैच हटा दी और कोमल ज़मीन पर अपने कोहनी रखकर आराम से बाघ के सामने आने का इंतज़ार किया। जब से मैं मैदान में आया था, मैंने कोई आवाज़ नहीं दी थी, तो उसे दिशा देने के लिए मैंने अब एक हल्की सी आवाज़ दी, जिसका उसने 100 गज की दूरी से तुरंत जवाब दिया। यदि वह अपनी नॉर्मल गति से आता, तो मुझे लगा कि वह 30 सेकंड में अवरोध को पार कर लेगा। मैंने यह संख्या बहुत धीरे धीरे गिनी और गिनते हुए 8 तक पहुंच गया। तभी अपनी आंख के कोने से मैंने अपनी दाहिनी ओर एक हलचल देखी, जहां झाड़ियों ने मुझे 10 गज के भीतर तक घेर लिया था। जब मैंने अपनी आंखें उस दिशा में घुमाई, तो मैंने एक बड़ा सा सिर देखा जो झाड़ी से ऊपर निकला था। जहाँ झाड़ियाँ 4 फीट ऊंची थीं, बाघ केवल 1 या 2 फीट झाड़ियों के भीतर था। लेकिन मैंने जो भी देखा वह उसका सिर था। मैंने राइफल का बिंदु बहुत धीरे धीरे घुमाया
और अपनी नज़रें साइट्स पर दौड़ाई। मैंने देखा कि उसका सिर मुझसे पूरी तरह से सीधा नहीं था और यूं कि मैंने ऊपर की ओर निशाना बनाया था और वह नीचे की ओर देख रहा था। मैंने उसके दाहिने आँख के ठीक नीचे 1 इंच नीचे निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया और अगले आधे घंटे तक डर के मारे मैं लगभग मर गया। मेरी उम्मीद के मुताबिक बाघ सीधा गिरने के बजाय वह झाड़ियों के ऊपर अपनी पूरी लंबाई के आकार में आकाश में उछल गया और एक पेड़ पर जा गिरा, जो एक तूफान में गिरकर 1 फुट मोटा था और अब भी हरा था। अविश्वसनीय गुस्से में उसने उस पेड़ पर हमला किया, जो उसे चीख डालते हुए डरावनी दहाड़ों के साथ उस पर हमला किया। और इससे भी बुरा यह था कि एक ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सबसे बुरे दुश्मन को काट रहा हो। पेड़ की शाखाएं ऐसी उछल रही थीं जैसे कोई टॉर्नेडो उन्हें टकरा रहा हो, जबकि मेरी ओर की झाड़ियां झूल रही थीं और फैल रही थीं और हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझ पर कूदने वाला है, क्योंकि जब मैंने गोली चलाई थी वह मुझे देख रहा था और जानता था कि मैं कहाँ था। इतना डर के मारे कि राइफल को फिर से चार्ज करने का भी साहस नहीं कर पा रहा, ताकि हल्की सी हलचल और आवाज़ का ध्यान न खींचे। मैं आधे घंटे तक उसी हालात में पड़ा रहा और मेरी उंगली बाएं ट्रिगर पर रखी रही। आखिरकार पेड़ की शाखाएं और झाड़ियां हिलना बंद हो गईं और दहाड़ें कम हो गईं और अंत में मैंने बड़ी राहत ली। वह पूरी तरह से आवाज़ें बंद हो गईं और एक और आधे घंटे तक मैं बिल्कुल शांत पड़ा रहा। मेरी बाहें भारी राइफल के वजन से अकड़ी हुई थीं। फिर धीरे-धीरे अपनी एड़ी के बल पीछे की ओर खिसकने लगा। 30 गज इस तरह खिसकने के बाद मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ और झुककर नज़दीकी पेड़ की शरण में चला गया। यहाँ कुछ मिनटों तक मैं रुका रहा और जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने घर की ओर रुख लिया। अगली सुबह मैं अपने एक आदमी के साथ वापस लौटा, जो एक विशेषज्ञ पेड़ चढ़ने वाला था। मैंने पिछले दिन शाम को देखा था कि एक पेड़ खुली ज़मीन के किनारे पर उग रहा था और जहाँ बाघ गिरा था वहाँ से लगभग 40 गज की दूरी पर था। हम इस पेड़ के पास सतर्कता से पहुँचे और मैं पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, जबकि वह आदमी पेड़ के शीर्ष पर चढ़ा। लंबे और सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद उसने नीचे देखा और सिर हिलाया और जब वह मुझसे ज़मीन पर मिला तो उसने बताया कि एक बड़े क्षेत्र में झाड़ियाँ चपटी हो गई थीं, लेकिन बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे फिर से पेड़ पर चढ़ने के लिए भेजा और उसे कड़ी निगाह रखने के लिए कहा, ताकि यदि झाड़ियों में कोई हलचल हो तो मुझे चेतावनी दे सके। और मैं उस स्थान पर चला गया जहाँ बाघ ने उथल-पुथल मचाई थी। उसने सचमुच उथल-पुथल की थी, क्योंकि पेड़ की शाखाएं और बड़ी लकड़ियों की पट्टियों को फाड़ने के अलावा उसने कई झाड़ियों को उनकी जड़ों से उखाड़ लिया था और कुछ को काट डाला था। खून हर जगह बिखरा हुआ था और ज़मीन पर 2 जम चुके खून के पुल थे, जिनमें से एक के पास एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था।
जो 2 इंच चौड़ा था, जिसे मैंने जांचने पर पाया कि वह बाघ की खोपड़ी का हिस्सा था। इस स्थान से कोई खून का निशान नहीं मिला और खून के इन 2 पुलों के साथ मिलकर यह प्रमाण था कि बाघ अभी भी यहाँ था। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया और जो एहतियात मैंने पिछले दिन शाम को बरती थी, वह बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, मैं केवल 10 गज की दूरी पर था, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, एक ताज़ा घाव वाला बाघ था। जगह के चारों ओर घूमते हुए मैंने पाया कि बाघ के चेहरे से रगड़ खाकर कुछ पत्तों पर खून का हल्का सा धब्बा था। यह खून के धब्बे सीधे एक विशाल सेमल के पेड़ तक ले जाते थे, जो 200 गज दूर था। मैंने वापस जाकर उस पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया, जहाँ मेरा आदमी था, ताकि मुझे उस जमीन का हवाई दृश्य मिल सके, जिसे मुझे पार करना था। मुझे यह असहज एहसास हो रहा था कि बाघ शायद जीवित हो, क्योंकि एक बाघ जिसे सिर में गोली लगी, वह कई दिनों तक जीवित रह सकता है और घाव से ठीक भी हो सकता है। सच तो यह था कि इस बाघ की खोपड़ी का एक हिस्सा गायब था, और यूं कि मैंने पहले कभी ऐसे किसी घायल जानवर का सामना नहीं किया था। मुझे यह नहीं पता था कि वह कुछ घंटे, कुछ दिन और जीवित रहेगा और फिर पुरानी उम्र में मर जाएगा। इसी कारण से मैंने निर्णय लिया कि उसे एक सामान्य घायल बाघ की तरह ही माना जाएगा और उसे पछाड़ने में कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं उठाया जाएगा। पेड़ से ऊंचाई से मैंने देखा कि सेमल के पेड़ की ओर की दिशा से थोड़ा बाएं 2 पेड़ थे, जिसमें एक खून से 30 गज दूर था और दूसरा पेड़ 50 गज दूर था। अपने आदमियों को पेड़ पर छोड़कर मैंने पेड़ से उतरकर अपनी राइफल और शॉटगन के साथ 100 कारतूसों की थैली उठाई और बहुत सावधानी से नज़दीकी पेड़ की ओर बढ़ा। मैंने उस पेड़ पर चढ़कर लगभग 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद राइफल और शॉटगन को मजबूत रस्सी से खींचकर ऊपर किया। राइफल को पेड़ की एक शाखा पर इस तरह रखा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। फिर मैंने बाड़ों को छोटे शॉट से स्प्रे करना शुरू किया, एक गज गज करके दूसरे पेड़ के पास तक। उसका उद्देश्य बाघ को ढूंढना था, यह मानते हुए कि वह जीवित है और उसी क्षेत्र में होगा, क्योंकि एक घायल बाघ अगर पास में गोली की आवाज़ सुने या उसे गोली का कोई असर महसूस हो, तो वह गुर्राता है या हमला करता है। मुझे बाघ के मौजूद होने का कोई संकेत नहीं मिला, तो मैंने दूसरे पेड़ की ओर बढ़कर सेमल के पेड़ के पास तक बांडों पर शॉट्स स्प्रे किए और आखिरी शॉट पेड़ पर मारा। इस आखिरी शॉट के बाद मुझे एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी, लेकिन वह दोबारा नहीं आई और मैंने इसे अपनी कल्पना मान लिया। मेरा एक बैग, जिसमें एक सिल्क कॉटन के पेड़ के कारतूस थे, अब खाली हो चुका था। इसलिए मैंने अपने आदमी को वापस बुलाया और उस दिन का काम खत्म किया, फिर घर लौट आया। जब मैं अगले दिन वापस आया
तो मैंने अपने दोस्त यानी भैंस वाले को मैदान में अपनी भैंसों को चारा खिलाते हुए पाया। वह मुझे देखकर काफी राहत महसूस कर रहे थे और इसका कारण मुझे बाद में पता चला। घास अभी भी ओस से गीली थी, लेकिन हम एक सूखी जगह पर पहुंचे और वहीं बैठकर एक स्मोक किया और अपनी अपनी अनुभवों का प्रदान किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मेरा दोस्त काफी समय तक शिकार करने में लगा रहा और भैंसों की देखभाल के कारण उसकी जंगल की जानकारी काफी गहरी थी। जब मैंने उस दिन उसे चौड़े खुले पानी के रास्ते पर छोड़ दिया था, तो उसने उसे पार जाकर मेरी दिशा से आवाज़ें सुनने की कोशिश की। उसने 2 बाघों की आवाज़ सुनी, फिर मेरी गोली चलाने की आवाज़ के बाद बाघों के लगातार गूंजने की आवाज़ें सुनी और बहुत स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाया कि मैंने एक बाघ को घायल कर लिया है और वह मुझे मार चुका है। अगले दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर लौटा, तो उसने 100 शॉट्स की आवाज़ें सुनी और उस दिन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। इसलिए वह देखने आया कि आखिरकार क्या हुआ। खून की महक के चलते उसकी भैंसों ने उसे वह जगह दिखा दी जहाँ बाघ गिरा था और वह उसने सूखे खून के धब्बे देखे और हड्डी का एक टुकड़ा पाया। उसके अनुसार कोई भी जानवर अपनी खोपड़ी का हिस्सा उड़ा होने के बाद कुछ घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था और वह इस बात से अवगत था कि बाघ मर चुका था कि उसने मुझे कहा कि वह अपनी भैंसों को जंगल में ले जाकर बाघ को मेरे लिए ढूंढ निकालेगा। मुझे इस तरीके के बारे में सुना था कि भैंसों की मदद से बाघों को खोजा जा सकता है, लेकिन मैंने इसे खुद भी कभी नहीं आजमाया था। फिर जब मेरे दोस्त ने किसी भी प्रकार की भैंसों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे की पेशकश स्वीकार कर ली, तो मैंने उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया। पैसों को इकट्ठा करके, जो कि कुल 25 थीं, और उसी रास्ते पर चलते हुए जिस पर मैंने पिछले दिन शॉट्स छोड़े थे, हम सेमल के पेड़ की ओर बढ़े और भैंसें हमारे पीछे चल रही थीं। हमारी प्रगति धीमी थी क्योंकि हमें न केवल कांटे, ऊंची झाड़ियों को हाथ से हटाकर यह देखना पड़ रहा था कि कहाँ कदम रखें, बल्कि हमें भैंसों की स्वाभाविक वृत्ति के कारण बार-बार उन्हें रुकने या भटकने से रोकना भी पड़ रहा था। जैसे ही हम सेमल के पेड़ के पास पहुंचे, जहाँ झाड़ियां हल्की हो गई थीं, मैंने देखा कि एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें सूखी पत्तियां भरी हुई थीं, जो चपटी हो चुकी थी और उस पर खून के कई धब्बे थे और एक ताजे थे। और जब मैंने हाथ जमीन पर रखा, तो मुझे वह गर्म लगी। यह विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन बाघ ने इस गड्ढे में उस पिछले दिन आराम किया था, जबकि मैं शिकार के लिए 100 कारतूस खर्च कर रहा था। और वह तभी हिला था जब उसने हमें और भैंसों को आते हुए देखा। अब भैंसों ने खून को सूंघ लिया था और वे जमीन को खरोंच रहे थे और हाँफ रहे थे। और यूं कि मुझे यह विचार पसंद नहीं आया कि मैं एक गुस्से में भरे भैंसों और एक बाघ के बीच फंस जाऊं। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और खुली जमीन की ओर दौड़ने लगा और भैंसें हमारे पीछे आ रही थीं। जब हम सुरक्षित जगह पर वापस पहुंचे, तो मैंने आदमी से कहा कि वह घर जाए और मैंने कहा कि मैं अगले दिन अकेले आकर बाघ से निपट लूंगा। वह रास्ता
जो मैं रोज जंगल में आने जाने के लिए इस्तेमाल करता था, कुछ दूरी तक नरम जमीन पर था। और इस नरम जमीन पर चौथे दिन मैंने एक बड़े नर बाघ के पंजों के निशान देखे। इन पंजों के निशानों का पीछा करते हुए मैंने पाया कि बाघ ने सेमल के पेड़ के दाएं 100 गज की दूरी पर घने झाड़ियों में प्रवेश किया था। यहाँ एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यदि मैं अब इस जंगल में बाघ देखता, तो मुझे यह नहीं पता होता कि वह घायल बाघ था या नहीं, जब तक मुझे बहुत करीब से देखने का मौका ना मिलता। फिर भी इस संभावना का सामना जब होगा तब किया जाएगा, और इस बीच चिंता करने से कोई लाभ नहीं था। इसलिए मैंने झाड़ियों में प्रवेश किया और सेमल के पेड़ के नीचे वाले गड्ढे की ओर बढ़ा। वहां कोई खून का निशान नहीं था, इसलिए मैंने झाड़ियों में झूलते हुए चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा समय तक बिताया, जहां से आगे कुछ इंच से ज्यादा देख पाना संभव नहीं था। जब तक मैं 10 फुट चौड़ी एक सूखी नाली तक नहीं पहुंचा। इस नाली में कदम रखने से पहले मैंने उसे ऊपर देखा और देखा कि एक बाघ का बायां पिछला पैर और पूंछ दिख रही थी। बाघ बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका शरीर और सिर एक पेड़ द्वारा छिपे हुए थे और केवल यह एक पैर दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी राइफल कंधे पर रखी और फिर उसे नीचे कर लिया। अगर मैं उस पैर को तोड़ता तो यह आसान था, क्योंकि बाघ केवल 10 गज की दूरी पर था, और अगर यह घायल बाघ होता तो यह सही कदम होता। लेकिन इस क्षेत्र में 2 बाघ थे, और गलत बाघ का पैर तोड़ना मेरी परेशानियों को दोगुना कर देता, जो पहले से ही काफी थी। कुछ देर बाद पैर हटा लिया गया और मुझे बाघ की हलचल सुनाई दी, और जो वहां खड़ा था, वहां जाकर मैंने कुछ खून की बूंदें पाई। लेकिन अब यह पछतावा करने का वक्त था कि मैंने वह पैर क्यों नहीं तोड़ा। एक चौथाई मील और आगे एक छोटी सी धारा थी, और यह संभव था कि बाघ अब अपनी चोट से उभरते हुए उस धारा की ओर बढ़ रहा था। उसे रोकने, या अगर ऐसा नहीं हो सका तो पानी के पास उसका इंतजार करने के उद्देश्य से मैंने एक शिकारी मार्ग लिया, जो मुझे उस धारा तक जाता था। और मैं कुछ दूरी तक चला था जब मेरी बाईं ओर एक सांभर ने घंटी की आवाज दी और जंगल में दौड़ गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि मैं बाघ के पास था, और मैंने कुछ और कदम ही बढ़ाए थे कि मुझे सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज आई, और जैसे कोई भारी जानवर उस पर गिरा हो। यह आवाज 50 गज की दूरी से आई थी, और ठीक उसी स्थान से जहां सांबर ने घंटी दी थी। सांबर ने बिना किसी संदेह के जंगल के जीवों को बाघ की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी थी, और लकड़ी को तोड़ने वाली आवाज उसी जानवर से आनी चाहिए थी। इसलिए मैंने अपने हाथों और घुटनों पर झुका और उस दिशा में रेंगने लगा जहां से वह आवाज आई थी। यहाँ झाड़ियां 6 से 8 फीट ऊंची थीं। ऊपरी शाखाओं पर घना पत्तों का आवरण था, और तनों पर बहुत कम पत्तियां थीं, जिससे मैं उन झाड़ियों के बीच 10 से 15 फीट तक देख सकता था। मैंने 30 गज की दूरी तय की, यह उम्मीद करते हुए कि अगर बाघ मुझ पर हमला करेगा तो वह सामने से आएगा, क्योंकि किसी और दिशा में से गोली नहीं चला सकता था। तभी मैंने कुछ लाल रंग की चीज देखी, जिस पर सूरज की किरणें ऊपरी पत्तियों के बीच से झिलमिलाते हुए पड़ रही थीं।
वह बस सूखी पत्तियों का ढेर हो सकता था। दूसरी ओर वह बाग भी हो सकता था। मैं इस वस्तु को 2 गज दाएं से बेहतर देख सकता था, इसलिए मैंने अपना सिर नीचे किया और जब तक कि थोड़ी जमीन से न छूने लगे और पेट के बल रेंगते हुए 2 गज की दूरी तय की। जब मैंने अपना सिर ऊपर किया तो मुझे सामने बाघ दिखाई दिया। वह झुका हुआ था और मुझे घूर रहा था। सूरज की रोशनी उसके बाएं कंधे पर पड़ रही थी और जब मैंने उसे 2 गोलियां मारी तो वह बिना कोई आवाज किए अपनी पीठ पर गिर पड़ा। जब मैं उसके ऊपर खड़ा था और उसकी शानदार शरीर रचना पर नजर डाल रहा था, तो उसने पैरों के पंजे की जांच करना शुरू किया, यह जानने के लिए कि मेरे सामने पावलगढ़ का बैचलर पड़ा हुआ था। 4 दिन पहले दागी गई गोली का प्रवेश एक झुर्री से छिपा हुआ था और उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बड़ा छेद था। जो चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल साफ और स्वस्थ था। मेरे राइफल की आवाज मुझे पता थी, इसलिए मैंने जल्दी से घर लौटकर चिंता को दूर किया और जबकि मैं शिकार की आखिरी घटना का वर्णन कर रहा था और चाय की एक प्याली पी रहा था, मेरे आदमी सामान इकट्ठा कर रहे थे। मेरी बहन और रॉबिन के साथ और 20 लोगों का एक साथ लाने का दल। मैं वापस उस जगह गया जहां बाघ पड़ा था और उसे एक खंभे से बांधने से पहले मेरी बहन और मैंने उसे नथुले से लेकर पूंछ के टिप तक माप लिया और पूंछ के टिप से लेकर नथुने तक माप लिया। घर लौटकर हमने फिर से उसे माप लिया ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि पहली बार हमने कोई गलती नहीं की। ये माप निरर्थक है क्योंकि प्रमाणित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं थे। हालांकि ये दिलचस्प है क्योंकि यह दिखाता है कि अनुभवी जंगलवासियों को बाघ की लंबाई, उसके पंजे के निशान से कितनी सटीकता से मापने की क्षमता होती है। बैचलर ऑफ पावलगढ़ की ऊंचाई लगभग 10 फीट 7 इंच थी, जो इसे अपने समय के सबसे बड़े बाघों में से एक बनाती है। यह बाघ अपनी अद्भुत कदकाठी और स्वभाव के कारण इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यह बाघ अपनी विशाल कदकाठी और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। इस बाघ का शिकार प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में किया हुआ है। मैंने ये कहानी थोड़ी विस्तार से बताई है क्योंकि मुझे यकीन है कि जो लोग 1920 से 1930 के बीच का बाघ का शिकार कर रहे थे, उन्हें यह जानने में रुचि होगी कि पावलगढ़ के बैचलर का अंत कैसे हुआ। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की सच्ची कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।